गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। हमारा 12th चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन जो थी वो कंप्लीट कर ली थी और मोनोपोली मार्केट सिचुएशन को हमने स्टार्ट किया था जो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोनोपोली मार्केट सिचुएशन का डेफिनेशन कॉन्सेप्ट समझा था और उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म। एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो किस तरह का होता है। सी, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस अंडर मोनोपोली, जैसा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्लियर था कि प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस। इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होगा कि मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट की किसी भी कीमत पर कितना भी चाहे माल बेच सकता है। वंस मोनोपोलिस्ट फिक्सेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर। एक बार अगर वो अपनी प्राइस को फिक्स कर देता है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को, तो फिर वो सामान, वो कमोडिटी कितने सेल होगी, क्वांटिटी कितनी सेल होगी, ये डिपेंड करता है बायर्स पर। इफ़ द बायर्स फील्स, अगर बायर्स को ऐसा लगता है दैट प्राइस इज़ हाई, कीमत बहुत ज़्यादा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो ऑब्वियसली, एंड वाइस वर्सा। ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो फिर अगर ये स्थिति है तो फिर इसका मतलब ये मतलब हुआ कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन प्राइस फिक्स बाय द मोनोपोलिस्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म्स के प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सोल्ड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दस डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोली फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो यू नो वेरी वेल, जब दोनों वेरिएबल्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो जो कर्व का जो शेप आता है वो डाउनवर्ड आता है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, माय मिस्टेक, सॉरी, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ इसको समझिए आप, इनिशियल स्टेज पर क्वांटिटी जो है वो मेंशन्ड है एक्स एक्सिस पर और प्राइस जो है वो मेंशन्ड है वाई एक्सिस पर, और ये एक मोनोपोली फर्म के किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड कर्व है। इनिशियल स्टेज पर द प्राइस इज ओपी, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ओपी के ओक्यू। ओपी पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ओक्यू। प्राइस अगर डाउन होती है, ओपी से डाउन होकर ओपी 1 रह जाती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है वो ओक्यू से इंक्रीज होकर ओक्यू 1 पर पहुंच जाएगी। तो ये बात प्रूव करती है कि इफ मोनोपोलिस्ट वांट टू इंक्रीज इट्स सेल, तो ही और शी हैज टू डिक्लाइन इट्स प्रोडक्ट्स प्राइस, अदरवाइज ही कांट डू दैट। ओके, अगर मोनोपोलिस्ट को अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है तो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो सेल है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है और इस इनवर्स रिलेशनशिप के चलते जो फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। फिगर 2 shows that if OP price is fixed by the monopolist, demand for its product will be OQ. In case price is OP1, quantity demanded is OQ1. Okay, this proves the point that the monopolist faces a downward sloping demand curve, which shows that more can be sold. ज़्यादा तभी बेचा जा सकता है only at lower price. Accordingly, demand curve facing a monopolist is constraining factor. Unlike a perfectly competitive market, a monopolist cannot sell any amount at the given price. competitive फर्म का जो competitive मार्केट का जो फर्म होती है वो तो गिवन प्राइस पर कितना भी चाहे माल बेच सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्ट के साथ ये इशू नहीं है। अब यहाँ HOTS के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर हाउ। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, ना कि टेकर। तो कैसे, इसके 3 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज a monopolist is a single seller of the product in the market. There is no competition. In such situation, whatever price he want to fix, he can fix that. Second is there is no close substitute of the monopoly product. Monopoly product का कोई substitute नहीं होता है, close substitute भी नहीं होता है. So that there is no fear that the buyers would shift from one product to the other to any significant extent. तो फिर इस बात का भी डर नहीं है कि जो बायर है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देगा, इस वजह से वो जो चाहे कीमत रख सकता है।
थर्ड इज देर आर लीगल, टेक्निकल और नेचुरल बैरियर। कुछ कानूनन, तकनीकी और प्राकृतिक बाधाएं भी होती हैं जो न्यू फर्म्स को एंट्री करने से रोकती हैं फर्म इंडस्ट्री में। तो इन सब सिचुएशन जो ऑलरेडी एंटर्ड फर्म है वो क्या बन जाती है, एक मोनोपोलिस्ट बन जाती है। तो इन तीन रीजंस की वजह से मोनोपोली जो है वो इमर्ज होती है। यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को एक बार से फिर रीडिस्कस किया गया है। टॉपिक है हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज। तो पहला रीज़न है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। या तो गवर्नमेंट की लाइसेंस, गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी, अगर वो एक ही फर्म को लाइसेंस देती है तो वो एक फर्म मोनोपोलिस्ट बन जाती है, या फिर गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि वो सारी कंट्रोलिंग फंक्शनिंग जो है अपने हाथ में रखेगी। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है वो एक मोनोपोलिस्ट बन जाती है, जैसा कि इंडियन रेलवे की बात हम कर सकते हैं। द गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली टू वन प्रोड्यूसर। केवल एक ही प्रोड्यूसर को वो लाइसेंस देती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो प्रोड्यूसर क्या बन जाता है, मोनोपोलिस्ट बन जाता है। अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ऑल्सो गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट खुद भी तय कर सकती है कि भाई हम किसी को भी लाइसेंस नहीं देंगे और हम खुद ही इसको रन करवाएंगे, जैसा कि रेलवेज इन इंडिया। तो पहला जो इमर्ज होने का रीज़न है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। सेकंड रीज़न जो मोनोपोली के इमर्ज होने का वो है पेटेंट राइट। न्यू प्रोडक्ट्स में सिक्योर पेटेंट राइट्स। इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप, डिज़ाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अगर किसी प्रोडक्ट की शेप को या डिज़ाइन को या उसकी फंक्शनिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस को इन्वेंट करती है नए तरीके से, तो वो उसके ऊपर पेटेंट राइट ले लेती है। पेटेंट राइट लेने के बाद उस कंपनी के पास ये राइट आ जाता है कि उसके उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन को, शेप को या टेक्नोलॉजी को कोई दूसरी कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो अगर ऐसा पेटेंट राइट अगर आ जाता है किसी कंपनी के पास, तो इन सच सिचुएशन जो वो है कंपनी वो क्या बन जाती है, मोनोपोलिस्ट बन जाती है। लाइकवाइज पेटेंट राइट्स में बी सीम्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी बाय अदर्स। अकॉर्डिंगली मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इमर्जेस। तीसरा है कर्टेल। कर्टेल बोलते हैं ग्रुप्स को। 2, 3, 4, 5 कंपनी जो हैं वो अगर आपस में मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लेती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी वो एक मोनोपोली कंपनी की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी कंपनियां जो आपस में मर्ज हुई हैं, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती हैं वो, लेकिन अगर वो आपस में मर्ज हो गई और प्राइस वार उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो फिर वो सभी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट को एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर सेल करेंगी। ऐसी कंडीशन में वो कर्टेल, उन कंपनीज का ग्रुप किस तरह बिहेव करेगा, एक मोनोपोलिस्ट की तरह। इट रेफर टू कलेक्टिव decision making by a group of firms with a view to avoid competition and securing monopoly control of the market. Competing firms may reach a broad agreement on the pricing. जो competing firms हैं वो प्राइसिंग के ऊपर या आउटपुट पॉलिसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और उसको वो फॉलो करती हैं, so that competition is avoided and a sort of joint monopoly structure of the market emerges. और तीसरा रीज़न है नेचुरल अकरेंस। किसी कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उस रॉ मटेरियल का अगर होलसेल अथॉरिटी है, अकेला एकाधिकार है, तो उस कंडीशन में भी वो फर्म, वो कंपनी जो है वो मोनोपोलिस्ट बन जाएगी। इसको एग्जांपल से समझाया कि मोनोपोली में एग्जिस्ट एज ए नेचुरल फेनोमिनन। द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन एन आइलैंड। कोई आइलैंड है, वहाँ पर कोई झरना है, पानी का एक ही झरना है, फॉर एग्जाम्पल मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन, और वो एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में है, हु एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ वाटर। तो ऐसी कंडीशन में वो आदमी जो है पानी की कीमत, क्वांटिटी, इन पर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा विदाउट एनी कंपटीशन। तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी फर्म या कंपनी में देखने को मिलती है कि रॉ मटेरियल का एक्सक्लूसिव राइट जो है उसी कंपनी के पास है, तो फिर वो कंपनी ऐसी कंडीशन में मोनोपोली कंपनी बन जाएगी या मोनोपोली जो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर एक दो शॉर्ट पॉइंट है, पेटेंट राइट्स एंड पेटेंट लाइफ। पेटेंट राइट्स क्या हैं? पेटेंट राइट्स इज द ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ द ओरिजिनेटर और इनोवेटर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। किसी भी नए प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, जिसने उसको इनोवेट किया, या ओरिजिनेट, जिसने उसको बनाया, उस इनोवेटर, उस ओरिजिनेटर की ऑफिशियल रिकग्निशन
एक औपचारिक पहचान को ही पेटेंट राइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बनाई, मेरे अलावा मेरे से पहले किसी ने उस चीज़ को इन्वेंट नहीं किया, तो अगर मैं उसको पेटेंट राइट ले लेता हूँ तो वो पेटेंट राइट जो है मेरी एक ऑफिशियल रिकग्निशन होगी उस न्यू इनोवेशन, उस न्यू ओरिजिनेशन पर। ओके, नोबडी कैन कॉपी देयर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। और मेरी परमिशन या मेरी कंसेंट के बिना कोई अदर कंपनी जो है या कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, शेप, डिज़ाइन इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो पेटेंट राइट इज़ द ऑफिशियल रिकग्निशन। ओके, ये एक ऑफिशियल मतलब कि फॉर्मल अधिकार दे दिया जाता है उस व्यक्ति को कि वो जिसको चाहे उस टेक्नोलॉजी को, उस डिज़ाइन को सेल करे या ना करे। ठीक है। और पेटेंट लाइफ क्या है कि जितने टाइम के लिए पेटेंट राइट दिया जाता है, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, जितने टाइम के लिए ये रिकग्निशन एंडो की जाती है, दी जाती है, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है पेटेंट लाइफ। तो पेटेंट लाइफ रेफर टू द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ पेटेंट राइट इज ग्रांटेड। अब इसमें एक क्वेश्चन है HOTS में, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, कि पेटेंट राइट्स क्यों दिए जाते हैं? तो रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि अगर पेटेंट राइट नहीं होगा तो एक बंदा जो है वो रिसर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है और बाकी के बंदे जो हैं उसको कॉपी करके मज़े ले रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो है वो एनकरेजमेंट ख़त्म हो जाएगा न्यू रिसर्च और न्यू डेवलपमेंट के लिए लोगों में, इन्वेंटर्स में और इनोवेटर्स में। तो उस एनकरेजमेंट, उस इंड्यूसमेंट को बनाए रखने के लिए, ताकि नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहें, पेटेंट राइट्स जो है वो ग्रांट किए जाते हैं। और दूसरा रीज़न जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है, टू एनकरेज न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये मोनोपोली मार्केट सिचुएशन जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। गुड बाय, सी यू।